हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई मजे में एकदम चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे अपनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या मैम, हम तो नहीं पढ़ रहे थे। नहीं, आप लोग पढ़ रहे थे यार, बिल्कुल पढ़ रहे थे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जानी थी कि होती क्या है। ये अजीब से नाम का इंसान है क्या आखिर। वॉट इज दिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करेंगी किसी भी सॉल्यूट के नंबर पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूट। वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर, कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। किसी भी नेचर पे डिपेंड, भेदभाव नहीं, एकदम जिंदगी है, खुल के जियो। तुम्हारे कितने नंबर हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तुम कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो, तुम में क्या है क्या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जानी भी थी। पहली वाली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पर हम लोग पूरा सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हमको हमारी सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करनी है, जो कि होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज हम लोग को जानना होगा। नाउ पहले तो जानते हैं भाई क्या थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी क्या, यही इंपॉर्टेंट है ही इस पूरी चीज में। Number of solute particles in a given volume of a solvent are called colligative properties. Okay. Next line देखो क्या बोल रही है भाई। Colligative properties do not depend upon the nature, composition and structure of the solute particles. इन पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, अब ये होती क्या है मैम, किस टाइप की होती है। तो ये बेटा 4 टाइप की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जबकि इसको हम लोगों ने 2 बार पढ़ा। एक बार हम लोगों ने पढ़ा जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉर्मली पढ़ा, उसके बाद दोबारा मैंने इसकी वीडियो बनाई एज इट इज उसी तरीके से जिसमें हमने इसको एज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कंसिडर करके पढ़ा। ठीक है, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर आज हमारा टॉपिक है। वील कवर ऑस्मोटिक प्रेशर टुडे एंड आज इसको एकदम खल्लास कर देंगे, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी रहेगा नहीं। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आपको 2-3 बातें जानना जरूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम से कुछ याद आया, कोई बचपन की बातें। ऑस्मोटिक प्रेशर, मैम कौन सी बचपन की बातें इससे याद आएंगी भाई बच्चों। इससे आपको एक ऑस्मोसिस नाम याद आएगा, जो आपने बायो ली थी। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कहेंगे अरे ये बायो फिर से आ गई, और जो बायो वाले बच्चे वो खुश हो जाएंगे कि कुछ तो बायो का मिला हमें। राइट, तो ऑस्मोसिस जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये होता है किसी भी सॉल्वेंट चीज का जब ट्रांसफर होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वर्ड आ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जो कुछ चीजों को जाने देगी, पास करने देगी, और कुछ चीजों को रोक लेगी। समझ रहे हो आप, कहेगी तुम जाओ तुम रुको। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन वर्ड आपको याद आया होगा इस चीज से। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें सॉल्यूट भी चल रहा होता है मजे में, सॉल्वेंट भी चल रहा है मजे में। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो मान लो ये हमारा एक बॉक्स है और ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है आपका सॉल्यूट और यहाँ पे सॉल्वेंट, या बोल लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और यहां पे रख लो, या फिर चलो सॉल्वेंट। एक्चुअली मैं ये करने जा रही थी जो आपकी बुक में लिखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्वेंट। तो ये करता क्या है, सॉल्वेंट यहां से यहां जाने लगेगा, यानी कि ये ट्रांसफर होगा और इसको नहीं जाने देगा, सॉल्यूट को रोक लेगा, सॉल्वेंट को पास करने देगा। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? इसी तरीके से इसको दोबारा बनाते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन लगा देंगे यहाँ पे होगा आपका सॉल्यूट, यहाँ पे होगा आपका सॉल्वेंट, और कुछ इस तरीके से जा रहे होंगे, ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर।
ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों को अलाउ करता है वो, इसमें एक चीज़ को अलाउ करता है। बहुत डिटेल में जानने वाले हैं हम लोग अभी इसको। फिलहाल मैंने आपको एक नॉर्मल बात बताई कि ऑस्मोसिस होता क्या है। नाउ सबसे पहले आपको जानना है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, अभी बताया फॉर ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी क्या, इसके बिना तो ऑस्मोसिस है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ के नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। एसपीएम इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई रिक्वायर्डनेस नहीं होती उनकी। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव। अभी बताया सॉल्वेंट चल रहे होंगे, सॉल्यूट को रोक देगा, कहेगा भैया रुक जाओ, हो गया तुम्हारा काम। होता है ना स्कूल में आप जाओगे अपने फ्रेंड के साथ लेट, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छे बच्चे को बोलेंगे आप अंदर आ जाओ, आप तो कभी कभी होते हो, और तुम रोज लेट होते हो, पीछे जाओ। ये वाला हाल है ना, वही वाला हाल है। यहाँ सॉल्वेंट को बोलेंगे भैया तुम आ जाओ, लेकिन सॉल्यूट तुम वहीं रहो। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही मूव करते हैं, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज शोन बाय सॉल्यूशन ओनली, डिफ्यूजन इज शोन बाय गैसेस, लिक्विड, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन में दिखाया जाता है, सिर्फ सॉल्यूशन में, सिर्फ मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जहाँ दोनों चीज़ें होंगी, और ये गैसेस सॉल्यूशन मतलब सारी पास हो सकती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और इवन रिवर्स्ड। अभी ये चीज़ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, बस सुन लो अभी। या तो मतलब उसको स्टॉप भी आप कर सकते हो, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स, ना ही तो रोक सकते हो ना ही इसको रिवर्स कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलो जानते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऑस्मोसिस का एक डायग्राम है। ऑस्मोसिस क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखा है यहाँ पे, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे सॉल्वेंट फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, लोअर मोलर कंसेंट्रेशन बताते हैं, टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर मोलर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा होगा, सॉल्वेंट तो चल रहा होगा, कहां से, लोअर कंसेंट्रेशन या हायर कंसेंट्रेशन। लोअर कंसेंट्रेशन या हायर का मतलब क्या है मैम, पहले तो ये बता दीजिए। तो बच्चों समझ लो, जहां लोअर कंसेंट्रेशन बोल दे, जहां लोअर कंसेंट्रेशन बोल दे और जहां हायर कंसेंट्रेशन बोल दे, उन दोनों में फर्क क्या होता है। अगर वो बोल रहा है कंसेंट्रेशन हायर है, तो वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। क्यों, सॉल्यूट बच्चों कंसेंट्रेशन क्या होता है, प्योर फॉर्म में ना मिलावट कम होती है, और जब हम सॉल्वेंट की बात करें तो वहाँ मिलावट ज़्यादा होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स हमने ज़्यादा कर दिए, सॉल्वेंट ज़्यादा डाल दिया। तो यानी कि फिलहाल आपको ये याद रखना, हायर मतलब सॉल्यूट और लोअर मतलब सॉल्वेंट, बस ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी इस वाली चीज़ को, इस डायग्राम को समझने के लिए। ठीक है, और ये मत सोचना आप ऑस्मोसिस आप पढ़ा रही हैं तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा ऑस्मोसिस नहीं आएगा, नहीं, ऑस्मोसिस भी उतना ही जानना जरूरी है जितना कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल्दो इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिलहाल हाँ, तो अब उसने क्या बोला, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। हमने बोला लोअर सॉल्वेंट है और हायर सॉल्यूट है, तो क्या हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात, लोअर मतलब बच्चों, लोअर मतलब होता है हमारा सॉल्वेंट और हायर मतलब सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको ये दिख रहे होंगे पिंक कलर से, और ब्लू कलर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लो आपके लिए, ये जो आपके एक तरफ स्मॉल वाले बने हुए हैं, तो ये जो स्मॉल वाले हैं ना, ये हैं आपके, ये जो स्मॉल वाले मॉलिक्यूल्स बने हैं ये हैं आपके सॉल्यूट। ठीक है, और ये जो पिंक कलर से बड़े वाले मॉलिक्यूल्स बने हैं ये हैं आपके सॉल्वेंट। ठीक है, ये हैं आपके सॉल्वेंट। क्या मैंने सही लिखा है ये बात,
क्या मैंने ये चीज़ सही लिखी कि लोअर वाला सॉल्वेंट हाइयर वाला सॉल्यूट, तो ये चीज़ मैंने बना दी, इज इट करेक्ट? सोचो सोचो, क्या मैंने जो चीज़ लिखी वो चीज़ सही है? ब्लाइंडली आपको वो नहीं करना ट्रस्ट कि मैम लिख दिया सही है। सोचो क्या ये चीज़ सही है, आप खुद से सोच के बताओ क्या ये चीज़ सही है? और सही है, अपने मन में सोचो इसका आंसर सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। चलो समझते हैं सही है या गलत। बच्चों यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है ना भाई, सॉल्यूट एक तरफ है, सॉल्वेंट एक तरफ है, दोनों मिक्स है, सॉल्यूशन टाइप के हैं। लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ वाले साइड पे अगर हम देखें तो पिंक वाली चीज़ गई है? गई है? नहीं, पिंक वाली चीज़ बराबर है दोनों में। ब्लू वाले पार्टिकल्स का शिफ्टिंग हुआ है, ये देखो ब्लू वाले पार्टिकल्स जा रहे हैं, राइट? ये ब्लू वाले पार्टिकल्स हमारे गए हैं इस साइड, तो यहां से यहां गए, और यहां पे ज्यादा क्या थे? ब्लू वाले पार्टिकल्स, यानी कि ब्लू वाले सॉल्वेंट हैं, जिसका मूवमेंट होगा वही हमारे सॉल्वेंट हैं, एंड हेंस दिस इज रॉन्ग, हेंस दिस इज रॉन्ग। ये होगा हमारा सॉल्वेंट और ये होगा हमारा सॉल्यूट, क्योंकि शिफ्टिंग सॉल्वेंट की होगी तो सॉल्वेंट ही हमारा ब्लू वाला पार्टिकल हो जाएगा, और वहां से यहां आ रहे हैं तो ये होगा इसका ट्रांसफर, यहां से यहां आने में। तो ये होता है हमारा बच्चों क्या? ऑस्मोसिस, जिसमें आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वहां जाने देगा जब तक सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए? जब तक बच्चों दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक ये चीज होगी। नाउ देखो क्या लिखा है भाई, द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर मोलर कंसंट्रेशन, लोअर मोलर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाएंगी ये सारी चीजें, इसी को बोलते हैं हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। एंड इट विल हैपन, इट विल कंटिन्यू टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड, तो ये प्रोसेस पूरा रुक जाएगा होना, ठीक है। ऑल्सो दिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चीज याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर नॉट ऑस्मोसिस, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। नाउ इधर पे रखा है सॉल्यूशन, इस डायग्राम में आप लोग देखोगे कि यहां पे रखा है सॉल्यूशन और यहां पे रखा है सॉल्वेंट। मूवमेंट किस साइड होगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहां से यहां पे सॉल्वेंट का ट्रांसफर होगा। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दिए, और ये जो पिस्टन लगा दिए, पिस्टन मतलब जिससे इसको कवर कर दिया, बंद रोक दिया हो, अब यहीं पे पूरा खेल शुरू होगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगेगा बाहर से, एक्सटर्नली। एनी प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, राइट, इक्वल टू द ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के इक्वल होगा, ऑस्मोसिस के इक्वल होगा वो प्रेशर एक्सटर्नली जो लग रहा होगा, और एग्जैक्टली इक्वल होगा। एग्जैक्टली इक्वल का क्या मतलब है? एकदम उतना ही प्रेशर लगेगा जितना इसको रोकने के लिए लगाना चाहिए। उसका रीजन क्या है? अगर ज्यादा हो जाता है तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, अभी वो भी बताएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। फिलहाल ये चीज क्लियर है ना? तो यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्यूशन, ये सिंपल डायग्राम बस बताया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से लगता है। ऑस्मोसिस आप जान गए हो, उसको रोक दिया तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। नाउ osmotic pressure is equal to the hydrostatic pressure developed due to osmosis when a solution and pure solvent are separated by a semi permeable membrane। जब इनको सेपरेट कर रहे होंगे तो जिस प्रेशर को लगाएंगे इनको रोकने के लिए, वही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड to the solution to prevent the flow of solvent in the solution through a semi-permeable membrane। सॉल्वेंट को रोकने के लिए जितना प्रेशर एक्सटर्नली लग रहा होगा उसी को हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन by applying a external force is called osmotic pressure। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा पाई। क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये नंबर ऑफ मोल्स के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, कितने नंबर ऑफ मोल्स उस पर डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ा
तो ज़्यादा पार्टिकल्स आने लगेंगे, कम जाने लगेंगे टेम्परेचर कम होने पे। तो n पे डिपेंड करेगा, t पे डिपेंड करेगा। तो यहीं से क्या हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n एंड t के, या m एंड t। अच्छा m क्या है? ये m है आपका मोलैरिटी, और t इज अ टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी पे भी, टेम्परेचर पे भी। व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली एंड नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा भाई। स्मॉल m है, मोलैरिटी क्या होता है? जितने नंबर ऑफ मोल्स हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे पाई इज इक्वल्स टू m कैपिटल R T। दिस कैपिटल R इज अ कॉन्स्टेंट। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगा, और ये कांस्टेंट इक्वल देखा गया है गैस कांस्टेंट के। जब आप गैस इक्वेशन पढ़ते हो तो उसमें भी यही आती है। अच्छा गैस इक्वेशन चलो समझते हैं भाई। क्यों समझते हैं? क्योंकि कुछ कुछ तो मिलता जुलता दिखा भाई। पाई इज इक्वल्स टू, हमने बोला पाई इज इक्वल्स टू MRT। कोई बात याद आ गई? कोई बात याद आ गई बचपन की, यानी कि पिछले साल की, कि हमने पढ़ा था nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT। ऐसी कोई बात पढ़ी होगी आपने पिछले साल शायद। अगर पढ़ी होगी तो अच्छी बात है भाई, और अगर पढ़ाई नहीं करी होगी तो नहीं पढ़ी होगी। तो PV इज इक्वल्स टू nRT क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं इक्वल है? क्यों? क्योंकि पाई क्या है? कोई भी प्रेशर भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है वही तो पाई है। तो हम पाई को कैपिटल P लिख सकते हैं। अगर हम पाई को कैपिटल P लिखेंगे तो हम m को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, या सॉरी वॉल्यूम। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो m की जगह n/v रख दिया हमने। R तो हमारा भाई नॉर्मल कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो क्या हम यहां से बोलेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT? यस मैम, बिल्कुल बोलेंगे, कोई गलत बात नहीं है इसमें, तो बोल सकते हैं, बोलने में क्या जा रहा है। तो PV इज इक्वल्स टू nRT एंड हेंस यहाँ वाला R और यहाँ वाला R इसीलिए इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हमने डेराइव करना था पाई इज इक्वल्स टू MRT, कर लिया, एकदम सही बात है, क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के है और t के है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज R। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी गैस इक्वेशन के तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बोल देंगे, इसकी वैल्यू अच्छा क्या होती है? 0.082 केल्विन किलोग्राम, लीटर केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट होती है 0.082 लीटर केल्विन किलोग्राम पर मोल समथिंग। ठीक है, फिलहाल आपको ये वैल्यू याद रखनी है 0.082। दिस यू हैव टू लर्न। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू कभी गिवन नहीं रहती है, मैक्सिमम टाइम्स आपको खुद से लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप याद रख लोगे ना ये बात? यस मैम, ओके। नाउ बच्चों मेरे, अगर हमने बोला पाई इज इक्वल्स टू MRT, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि पाई इंटू V इज इक्वल्स टू MNRT? वही वाला कॉन्सेप्ट। ये M क्या होता है? N अपॉन V। यहाँ पे N अपॉन V पुट करोगे, V यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है ना, इट डिपेंड्स। अगर आपको डायरेक्ट बोल दे मोलैरिटी गिवन है, आपको ये वाला लगा लेना है, फिर ये वाला लगा लेना। अगर बोले ऑल्सो सारे फॉर्मूलाज याद रखना है आपको, तो इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूलाज मैं लिख देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या लिखा है, सेम चीज भाई, पाई इज इक्वल्स टू V, पाई इंटू V इज इक्वल्स टू nRT। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, R इज द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट। आप इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट यहाँ पे बोलोगे, गैस कांस्टेंट आपका उसमें कहलाता है ये, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये 5 चीजें आपको यहाँ पे लिख दी गई हैं। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये जो लाइन मैंने गलत कर दी है, ये लाइन सही है ये। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट present in a given volume of the solution, hence osmotic pressure does not depend on the nature and hence it is a colligative property. Is this thing clear?
ओके, नाउ 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 रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने प्रेशर लगाया, ये चलो समझाते हैं। देखो हो क्या रहा था, इनिशियली हमने ये बात बोली कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आराम से ये घूम रहे थे, इनको कोई मतलब नहीं, ये रुक रहे हैं, ये घूम रहे थे। हमने बोला अरे नहीं भाई इतना आराम की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हें रोकना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किस साइड पे हमने रोकना है, सॉल्यूट के साइड पे। भाई ये यहीं तो आ रहे थे, हम यहाँ पे एक प्रेशर लगा देंगे, इसको रोकने के लिए प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर नाउ। ये प्रेशर बच्चों होता है पाई। हमने एक्सटर्नली कुछ प्रेशर लेके आया, उसको रोका कि अरे रुको रुको रुको, और ये यहां से कम करते जाएंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब बच्चों हमने आपको बताया जो पाई है ये इक्वल होना चाहिए जितनी तेजी से सॉल्वेंट चल रहा है। सॉल्वेंट इज मूविंग, बिल्कुल इतना इक्वल होना चाहिए। अब हम आपसे बोले यार ये प्रेशर और लगाओ और ये प्रेशर ज्यादा हो जाए, ये प्रेशर ज्यादा हो जाए। बच्चों जैसे ही ये पाई ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला जो चल रहा है, तो उस टाइम पे इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या हुआ फिर से समझाते हैं भाई। आराम से सॉल्वेंट दौड़ रहे थे, कहते हमको जाना है, हमने प्रेशर लगाया, रुक गए, हमने और प्रेशर लगाया, वो वापस जो वहां थे सॉल्यूट पार्टिकल वो भी यहां आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो भी यहां आ गए, अब ये यहां चले गए, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में यही चीज है। और हाइयर लोअर कंसंट्रेशन कैसे देखेंगे हम लोग, जो भाई ये ना सॉल्यूट को बहुत मानता है, ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट को बहुत मानता है, कहता है जहां सॉल्यूट ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन वहां ज्यादा, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा वहीं कहलाएगा। तो इसको हम ऑस्मोसिस यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। यहाँ मैं सॉल्वेंट सॉल्यूट लिख रही हूँ, आप सॉल्यूशन भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, या किसी एक जगह सॉल्यूशन दिखा दो, लेकिन फिर आप मेंशन कर देना यहाँ पे क्या ज्यादा है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये था हमारी पूरी कहानी रिवर्स ऑस्मोसिस की, ठीक है। अरे यार क्या लिखा है पढ़ते हैं। इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे थे, हमने और प्रेशर लगा दिया, वो बढ़ गया ऑन द सॉल्यूशन साइड एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड। अभी ऑस्मोसिस में यहां सॉल्यूट के पास जा रहे थे सॉल्वेंट, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास जाने लगा, रिवर्स हो गई डायरेक्शन। दैट इज ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्योर सॉल्वेंट बिगिंस टू फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन से बाहर निकलने लगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बच्चों सोचो ये कब काम आएगा, कब काम आएगा, कब काम आएगा? ये यहां काम आएगा हेमा मालिनी जी, राइट जी। अब ये हेमा मालिनी जी क्यों काम आएंगी? अरे यार किसने नहीं सुना है आरओ? क्या होता है आरओ? प्यूरिफायर। हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं, क्या होता है आरओ? बच्चों आरओ यही तो कहता है हमारा कि वाटर को प्यूरिफाई करना है, क्यों? यही तो कहता है पानी को प्यूरिफाई। रिवर्स ऑस्मोसिस लग जाता है उस टाइम पे, ये रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज नथिंग बट अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। पानी को साफ करना है, पहले प्रेशर लगाया और प्रेशर लगा दिया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट से हट गए, अब हमें प्यूरिफाइड वाटर मिल गया। सी वाटर जहां बहुत ज्यादा नमक होता है, कई ऐसी सिटीज कंट्रीज होती है ना जहां में नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वहां पे क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको बदल दिया, अब हमें प्योर वाटर मिलेगा और उससे सॉल्यूट को खींच लेंगे हम। इज दिस थिंग क्लियर? आई थिंक सो, यस। तो आगे क्या लिखा है, इट इज यूज टू प्यूरिफाई द सी वाटर, सी वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आता है। नाउ नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों आइसोटोनिक आप सिंपल समझो, सेम, समथिंग रिलेटेड टू सेम। तो जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए,
Solutions having same osmotic pressure at constant temperature is called isotonic solution. When two isotonic solution are separated by a semi-permeable membrane, तो क्या osmosis होगा? भाई दोनों में concentration बराबर है, जितना solute उतना solvent, तो किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे osmosis नहीं होता है, ठीक है. At constant temperature, isotonic solutions have same molar concentration. भाई टेम्परेचर सेम है तो मोलर कंसेंट्रेशन भी सेम है, तो आप इस तरीके से इसमें रख दोगे उस चीज़ को, और अगर आपको कभी भी आइसोटोनिक बोल दिया जाएगा तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना सिंपली, एकदम सिंपली, ठीक है. यानी कि C1 C2 कंसेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल हो जाए कंसेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन के, ठीक है. नाउ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. बच्चों हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपर, कहते हैं ना अरे यार इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, ज्यादा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो यानी कि हाइपर मतलब ज्यादा, तो जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए देन सम अदर सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक. है ना, हाइपर क्यों हो रहे हो यार, क्या बात है, इतना हाइपर क्यों, किस बात का इतना हाइपर होना है, तो यानी कि जहां पे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाइपरटोनिक, जहां पे कम ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाइपोटोनिक. सिंपल एकदम, ठीक है. चलो क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ यूरिया दिस डिग्री सेल्सियस. दिस मोल्स, बताओ कोई दिक्कत है, नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया, पाई इज इक्वल्स टू MRT होता है, सीधा उसने बता दिया ये M की वैल्यू, तो हम बोल देंगे 0.01 इंटू 0.082 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस. क्या 27 रख दे, क्या ये चीज़ सही है? नहीं. क्यों बच्चों? क्योंकि मैम केल्विन होती है इसकी तो यूनिट एग्जैक्टली, तो 273 प्लस 27 रखेंगे विच इज इक्वल टू 300, ठीक है, विच इज इक्वल टू 300. क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट हटेगा, 3 0 हटेंगे, यानी कि 2 0 यहाँ से हट गए, एक चलो नीचे लगा देते हैं, इसके 2 नीचे लगा देते हैं. 82 इंटू 3 2 6 246 डिवाइडेड बाय 1000. व्हाट इज इट? इट विल बी 0.246 समथिंग, 0.246 समथिंग. क्या यूनिट होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी मैम? इसकी यूनिट होगी mm ऑफ Hg. वाई? बिकॉज इट इज नथिंग बट अ प्रेशर, एक प्रेशर ही तो है, तो इट इज दिस. What is our next question? Next question you have to do in your homework and you have to comment down the answer. I'll tell you something, ठीक है, मैं कुछ बता देती हूँ क्या है. 0.025 moles of glucose are dissolved in this ml aqueous solution. इतने मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 0.025 है और इसको डिसॉल्व किया गया 500 ml aqueous solution. तो क्या ये वॉल्यूम है? यस मैम है. क्या हम इस वॉल्यूम को 0.5 लिखेंगे? क्योंकि लीटर में रखते हैं ना बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर. मोलारिटी याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए. मोलारिटी जो आपकी होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मोलारिटी याद रखना. तो ये 1 लीटर में 1000 ml होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1000 ml में 1 लीटर होता है. तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 और वहाँ 500 पूछ रहा है तो 500, दिस विल बी इक्वल टू 0.5. क्लियर है? तो यहाँ 0.5 रखना. 20 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? 273 प्लस 20 293. भाई गिवन, हर बार मैंने आपको ये बात बताई, गिवन रख लो, फॉर्मूला रख दो. गिवन निकालना है, फॉर्मूला रखना है, कभी वैल्यू गलत होगी ही नहीं. ये गिवन वाला मिस मत किया करो. ये बहुत 30 मार्क खान बन के जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में गिवन लिखना भूल जाते हैं ना, मत किया करो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. केमिस्ट्री फिजिक्स 12th की ऐसी होती है बच्चों, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड ICSE में या ISC में क्यों किया जाता है, सॉरी ISC में क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हल्का सा ना आपका टाइम सेव करता है. तो टाइम वहाँ बचा रहे हो तो यहाँ पे इतना चीज़ ज़रूर लिखो, इससे कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं होंगे. ये उन बच्चों के लिए जिनकी हल्की सी मैथ्स वीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट है, मोस्टली मतलब मेनली जो बायो वाले स्टूडेंट है, वो कभी गिवन लिखना मत भूलना, ठीक है. इससे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ सही होगी, देखना. नाउ पाई इज इक्वल्स टू, हमें पता है पाई इज इक्वल्स टू मैम MRT, राइट. पाई इज इक्वल्स टू MRT. क्या हम ये बोल सकते हैं हमें R पता है, T पता है, लेकिन M की जगह N/V रख दें? तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल्स टू NRT. एग्जैक्टली यही रखना है. तो यहाँ पे करेंगे पाई इंटू V इज योर 0.5 इज इक्वल्स टू
nRT 0.025 into 0.082 into 293. Now you have to calculate this and tell the answer in the comment section. ठीक है, कमेंट बिलो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको इक्वेशन बता दी, सिंपली सॉल्व करना है. सो यस दैट्स इट फॉर टुडे. आई गेस आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, बाय.